हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को कैसे कवर करें, इसका सिलेबस क्या है, इससे पीवाईक्यू किस प्रकार आते हैं। यदि हमने इस सिलेबस और पीवाईक्यू को देख लिया है तो मेन फोकस हम किन किन बिंदुओं पर करें, साथ ही इस यूनिट से कितने क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे सभी नोट्स ओनली JRF टेलीग्राम पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जो रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। यूनिट नंबर 8 है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें ये सिलेबस दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस सिलेबस को पहले से ही पढ़ चुके होंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि आपने इस सिलेबस के एवरी की टर्म्स को समझ लिया होगा। हम इस पर दोबारा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि हमारे पास सिलेबस ऐसा है तो इससे हमें पीवाईक्यू कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम मेन फोकस की बात करेंगे तो अगेन सिलेबस का हमें साथ लेना पड़ेगा। देखिए, जून 2023 में जो शिफ्ट सेकंड हुआ था, जो कि एक टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक था, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हुए हैं। और आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार देखिए कि जो एग्जामिनर है वो हमसे फैक्ट वाइज पूछ रहा है या कॉन्सेप्ट वाइज पूछ रहा है क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस की टफनेस कितनी है, इसको समझिए। जैसे आप सिलेबस की यूनिट देखेंगे जो कि है रीजनलाइजेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिट्स, सब स्टेट रीजन्स। इस यूनिट को आप देखिए। इस यूनिट से आप इस प्रश्न को देखिए, जो कि इसमें ये पूछा है कि इनकी स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, उसको मैच करो आप। यानी कि ये क्वेश्चंस फैक्ट वाइज है। यदि आपको फैक्ट आ रहा है तो इस क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप इस क्वेश्चंस को देखिए, जिसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। यानी कि कौन पहले गठन हुआ, या किसका पहले गठन हुआ, या किसका बाद में हुआ, इस आधार पर आपको लगाना है। यानी कि ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप इसी शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इस प्रकार से है। यानी कि अरविंद पनगरिया हैं, अब उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट है, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी हैं, वो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें आपको बताने कि कौन सा सही है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थिंकर से है, कॉन्सेप्ट है इसमें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। यानी एक तरफ थिंकर्स दिए हैं और एक तरफ बुक्स दिए हैं। यानी कि थिंकर्स एंड बुक्स हमें याद करनी है, जो कि एक फैक्चुअल पार्ट है। यानी मैचिंग करनी है हमें इस पार्ट में। अब पीवाईक्यू से इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि हम पीवाईक्यू देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल पार्ट भी हमें इस यूनिट के लिए तैयार करना है। तो चलिए अब हम बात करें कि मेन फोकस हमें क्या रखना चाहिए, कि जब हम इस यूनिट को तैयार करें तो हमारा किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको फैक्ट आना चाहिए। इट मीन्स आप इनको चाहे शॉर्ट नोट्स या मेरे नोट्स हैं उनको प्रयोग कीजिए। उनमें सभी फैक्ट है ना, क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हैं तो कॉन्सेप्ट आप बेसिक बुक पढ़िए या कहीं से जो आप क्लास कर रहे हैं उसमें भी प्रॉपर्स कराई जाएंगे। थिंकर्स, यानी कि जिस भी टॉपिक से आपको थिंकर्स दिखाई दें उनको भूलना नहीं है। उनकी पहले कॉन्सेप्ट देखिए उनके, उसके बाद बुक्स देखिए और एक शॉर्ट नोट्स में उसको कवर कर लीजिए। जैसे थिंकर्स हुए, जैसे योगेंद्र यादव हुए, या सुदीप्ता कविराज हुई, जोया हसन हुई, या अरविंद पनगरिया, जो कि आपने 2023 में क्वेश्चंस देखा था, इनके कॉन्सेप्ट से पूछा है क्वेश्चंस। ऐसे ही अन्य थिंकर्स, तो उनकी बुक्स मैच करनी है आपको। तो इस प्रकार हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट को तो भूलना ही नहीं है। हम कुछ इसके अलावा ऐसे भी बात करें कि जो नए थिंकर्स आ रहे हैं अब सिलेबस में या पीवाईक्यू के द्वारा एनटीए पूछ रहा है, तो क्या हमें पुराने सोर्स को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, इसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकता है। जैसे आप ये समझिए कि क्वेश्चंस की प्रकृति क्या है। जैसे कुछ प्रश्न आपको सिंपल मिलेंगे और कुछ हार्ड मिलेंगे इस यूनिट से संबंधित। जो सिंपल हैं वो तो आप पर आना ही चाहिए, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस आपसे छूटे ना
और जो हार्ड है उसमें बस एक ही प्रयास है कि तुक्का लगाइए आप। उसके 100% चांस नहीं होंगे, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके सही होने की चांस तो रहेंगे। यानी मेरा यहाँ कहने का ये उद्देश्य है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको मत भूलिए, कॉन्सेप्ट छोड़िए। यदि एग्ज़ाम में ना आए तो सीधा तुक्का लगाइए, इससे बेटर कोई और तरीका ही नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो भला नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अपना ही तो गड्ढा खोदेंगे खुद के लिए। इससे अच्छा है अगर सही हो जाए तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म होंगे। ऐसे ही यदि अब हमने मेन फोकस को समझ लिया कि हमें इस यूनिट में इस प्रकार मेन फोकस करना चाहिए, तो एक बार पुनः सिलेबस को देखिए आप। जैसे इस टॉपिक में स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, प्लानिंग्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक्स में आप ना फैक्ट, इसको मायने रखिए कि फैक्ट अगर हमें इस टॉपिक से संबंधित पता है तो हमारा क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो फैक्ट से बन जाएगा। ऐसी ग्लोबलाइजेशन है तो इस पर कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनानी होगी कि यदि कॉन्सेप्ट है तो ईजिली बन जाएगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न। अब जैसे आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स हुआ तो इसमें रिलीजन्स हुआ या ट्राइब हुई, कास्ट हुई, रीजन्स, तो यहाँ पे हमें थिंकर्स भी पढ़ने होंगे प्लस कॉन्सेप्ट भी बनाना होगा यहाँ पर। जैसे सोशल मूवमेंट हुआ, अब सोशल मूवमेंट में एक बैकग्राउंड समझिए कि सोशल मूवमेंट होते क्या हैं। अब इसके बाद जैसे दलित है, ट्राइबल्स है, तो इनकी एक लिस्टिंग करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फैक्ट पर यहाँ पर काम करना होगा। और यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा ईजिली। अब सिविल सोसाइटी हुई या नॉन पार्टी सोशल फ्रेमवर्क हुए या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हुए या सोशल एक्शन ग्रुप हुए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी होगी आपको। अब जैसे ये टॉपिक है रीजनलाइजेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो इस टॉपिक में ना फैक्ट को ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से स्टेट की ईयर्स पूछ ली जाती है आपको। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए, जो कि इजी कैटेगरी में यानी आप लगा सकते हैं ईजिली। अब जैसे जेंडर पॉलिटिक्स है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स भी देखने होंगे आपको, क्योंकि अब एग्जामिनर ना थिंकर्स के मेन कॉन्सेप्ट पर जा रहा है, तो आपको भी थोड़ा हद तक तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हुई तो आप इन पार्टीज़ की लिस्टिंग करिए, उनकी ईयर वाइज, उनके चुनाव चिन्ह या इलेक्शन मार्क क्या हैं, उनके मेन लीडर्स क्या क्या हैं। इन सब को लिस्टिंग करने के बाद आप जो एनटीए आपसे प्रश्न पूछती है तो उनके चांस रहेंगे बनने के, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप यदि डाटा याद कर लेते हैं, फैक्ट वाइज याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुआ या पार्टीशंस हुए, तो यहाँ पर आपको मेन कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना होगा। तो इस प्रकार आप सिलेबस को देखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम सोर्स क्या अपनाएं। देखिए सोर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक तो बुक्स है जो कि स्टैटिक हैं या नोट्स हुए। अब नोट्स भी ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मैंने भी अपने नोट्स ओनली JRF टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। जो लोग या जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि मेरे नोट्स किस टेलीग्राम पर हैं, तो आप टेलीग्राम पर सिंपल सर्च कीजिए ओनली JRF टेलीग्राम, तो मिल जाएगा वो। ऐसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी क्लास कर रहे होंगे या कोचिंग कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोचिंग करते समय अपने सिलेबस को देखिए, PYQ को देखिए, और हाँ अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो पहले से उस टॉपिक को पढ़ के आए हैं, आपके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो वो इस यूनिट को कम्प्रिहेंसिव वे में कवर अवश्य करेंगे। और साथ ही आप मेरे नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं फैक्ट वाइज डाटा के लिए, शॉर्ट नोट्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसके वैसे यहाँ तक अगर ये कर लिया ना तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब अगर आप इसके अलावा भी एडवांस में करना चाहते हैं, जैसे एक बुक्स आती है ऑक्सफोर्ड कंपेरिजन्स टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट है एंड पॉलिटिक्स बाई विद्युत चक्रवर्ती, आप इन बुक्स को रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई थिंकर्स हुए तो उनको देख सकते हैं। बट हाँ ब्रॉडली मैं कहूँ कि आप 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए इन बुक्स को पढ़ें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये नहीं चाहता है कि आपने कितना पढ़ा है, एग्ज़ाम ये चाहता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितनी कम समय में। इट मीन्स कि अभी आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके पास कितना समय है, आपके पास 10 यूनिट्स हैं, तो इसके लिए क्या 2 मंथ्स काफ़ी रहेंगे? नहीं, एग्ज़ाम ये नहीं चाहता है। एग्ज़ाम रियल में चाहता है कि आप
जो एग्ज़ाम मांग रहा है उसकी तैयारी कीजिए, न कि उसकी। सो आप इन बुक्स को स्किप भी कर सकते हैं यदि आप क्लास या कोचिंग कर रहे हैं, और नहीं तो आप बस जो थिंकर्स मिले आपको उसका गूगल देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, उनके 5-6 पॉइंट्स लीजिए और बाय बाय कर दीजिए इस टॉपिक को, बस। अब जैसे आप में से कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इसमें हमें कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए। बेसिकली आप यदि इस यूनिट से, वैसे सामान्यतः 8 से 9 10 तक क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, तो आप एवरेज रखिए, यदि 6 से 7 बन जाएँ आपसे तो एक करेक्ट पोजीशन होगी, या आप 8 to 9 भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की लेवल अलग अलग रहती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 6 से 7 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं अक्सर इस यूनिट से, और सामान्यतः क्योंकि कुछ प्रश्नों की प्रकृति ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, यानी कि हम उन प्रश्नों को तो जानते हैं, उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को तो समझते हैं, लेकिन वहाँ तक ना पहुँच पाते हैं। इस प्रकार 6 से 7 क्वेश्चंस करेक्ट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। सो आप 6 से 7 रखिए, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में अगर हमने 6 to 7 वेरी किए, यानी इक्वल किए, तब भी हमारा 70 प्लस यानी 65 प्लस रहेगा, जो कि हम नेट और JRF के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। आई होप मैंने आपके कुछ प्रश्न लिए हैं, और मुझे ये भी आशा है कि आप इन प्रश्नों के समाधान भी प्राप्त कर चुके होंगे। यानी आप इतना तो ध्यान में रखिए कि जब हम इस यूनिट को पढ़ें तो ये बिंदु हमारे पास होना चाहिए और उनका आंसर ये होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक किया करिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू।